नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की जुलाई 15, 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, फर्स्ट आर्टिकल यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में कोविड से रिलेटेड है, बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। दूसरा आर्टिकल यहाँ पर है रिटर्न ऑफ ए बोगी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को लेकर के, यहाँ पर आर्टिकल असम और यूपी का। तीसरा आर्टिकल इधर देख सकते हो बीफ को लेकर के, जो अभी बिल वहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है असम में, उसको लेकर के आर्टिकल है। जानेंगे क्या पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं एडिटर। और यहाँ पर वैक्सीन को लेकर के पॉइंट है कि किस तरीके से हमने वैक्सीनेशन कंडक्ट किया आदिवासी इलाकों में। इसके अलावा यहाँ पर आइडिया पेज पर यह आर्टिकल है जिसमें अ प्लान विदाउट पीपल। इस आर्टिकल में दिल्ली के लिए अभी मास्टर प्लान रिलीज़ हुआ है 2041 के लिए। देखेंगे क्या है मुद्दा। और ये कंज्यूमर रूल्स जो अभी आए हैं रिसेंटली कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा, तो उन रूल्स में क्या कमियां हैं वो जानेंगे। और आधार कार्ड को लेकर के यहाँ पर एक ही आर्टिकल है, इसमें भी कुछ चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में इन आर्टिकल्स को जो इंपॉर्टेंट है उनको। फर्स्ट आर्टिकल है फॉर कंज्यूमर अ बैड बार्गेन, ईशान बख्शी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो, अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो कि इंडिया में पैकिंग ऑर्डर आज तक ही नहीं निकले हों, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा एक बार रीलुक करने की ज़रूरत है। वजह क्या है कि अभी जो लेटेस्ट ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स रिलीज़ किए गए हैं वो अभी कुछ डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं कि नाम तो है उनका द कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। अब यहाँ पर नाम तो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, बट एक्चुअल में वो प्रोटेक्शन किया जा रहा है जो हमारे डोमेस्टिक ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर्स हैं उनको तो प्रोटेक्ट किया जा रहा है, जबकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स चाहे वो लोकल हो या फिर फॉरेन हो, दोनों के अगेंस्ट में सवाल उठाए जा रहे हैं। इन रूल्स का यूज़ इनको रोकने के लिए किया जा रहा है। और ब्रिक और मोर्टार जो हमारे जो किराना की स्टोर होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और पर्टिकुलरली जो फॉरेन ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किलों की बात यहाँ पर कंसिडर की जा रही है। तो देखो, वेलफेयर ऑफ द कंज्यूमर यहाँ पर इस लॉ के हेडिंग से पता पड़ता है कि हाँ, कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए काम किया गया है। तो आप एक चीज़ बताओ, कंज्यूमर की वेलफेयर तो प्राइस के लिए और चॉइस के लिए, अगर ये दो चीज़ें होंगी तभी तो बात बनेगा। जब मार्केट में कंपटीशन होगा तभी तो एक कंज्यूमर एक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस कर पाएगा कि हाँ, मुझे किस प्रोडक्ट को परचेज़ करना है। ठीक है, तो कंज्यूमर के लिए तो देखो यहाँ पर इस लॉ के अंदर ये जो रूल्स रिलीज़ किए गए हैं, अभी तो ड्राफ्ट ही है, खैर ड्राफ्ट का मतलब पब्लिक कमेंट के लिए रिलीज़ किए हैं, पर इनमें जो कमियां हैं वो ये कि कंज्यूमर का नाम लेकर के आप प्रोटेक्शन दे रहे हो किसको, ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर को, जिसको हम किराना स्टोर बोलते हैं। और साथ में आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को हैंडीकैप करना चाह रहे हो, और पर्टिकुलरली किसको, फॉरेन वंस को। तो ऐसे में एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एक पॉइंट उठा करके बता रहे हैं कि जो प्रोविज़न है इन ड्राफ्ट रूल्स में, उनमें एक प्रोविज़न है फॉल बैक लाइबिलिटी। फॉल बैक लाइबिलिटी का मतलब हो गया कि इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या जितने भी आजियोज पता नहीं कितने हैं, ठीक है, इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अगर कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो उस प्रोडक्ट में अगर कोई भी गड़बड़ है और उसकी वजह से कंज्यूमर को कोई भी नुकसान होता है, तो ऐसे में वो जो मीडिएटर है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसकी लाइबिलिटी बन जाएगी कि आपने कंज्यूमर को क्यों वो ख़राब प्रोडक्ट बेचने की हिमाकत की, या फिर आप कह सकते हो कि क्यों आप बिचौलिए बने। तो ऐसे में राइटर इस पे थोड़ा सा जाना चाहते हैं बेसिक्स पे। हमारे यहाँ पर ई कॉमर्स फर्म्स की बात करें तो दो मॉडल्स पे काम करते हैं, एक तो इन्वेंट्री मॉडल और एक होता है मार्केट प्लेस मॉडल। इन्वेंट्री मॉडल का मतलब हो गया कि आप अपने खुद के प्रोडक्ट प्रोड्यूस भी कर सकते हो और साथ में उनको अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे बेच भी सकते हो। जैसे मान लो आपने कोई कंपनी खोली साबुन की, और साबुन क्या कोई भी आपने प्रोडक्ट खोले, आपने अपना नाम डाल दिया और उस नाम के बेसिस पे आपने अपनी वेबसाइट बना ली, आप एक प्लेटफॉर्म बन गए और उसके बाद में कंज्यूमर्स को आप अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो। दैट इज इन्वेंट्री मॉडल। सेकंड इज मार्केट प्लेस मॉडल। दैट मीन्स यू आर जस्ट डूइंग द वर्क ऑफ इंटरमीडियरी, लाइक कि आपके पास में केवल और केवल, जैसे कि आप एप्पल के फ़ोन भी सेल आउट कर रहे हो, आप सैमसंग के फ़ोन भी बेच रहे हो, आप कपड़े भी अलग अलग ब्रांड्स के बेच रहे हो, तो ऐसे में आपका खुद का प्रोडक्ट ना होकर के दूसरों के प्रोडक्ट हैं, बस आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो और उसको फिर बाद में आप उन प्रोडक्ट को फिर बाद में कंज्यूमर तक पहुंचाते हो। तो ये हो गया मार्केट प्लेस मॉडल। तो हमारे यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो केवल मार्केट प्लेस मॉडल में ही अवेलेबल है। दैट मीन्स अगर ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट आता है ना बाहर से, तो वो इन्वेस्टमेंट केवल और केवल मार्केट प्लेस मॉडल में ही काम करेगा। दैट मीन्स कि वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स को नहीं बेच सकते यहाँ पर, ये हमारे प्रोविज़न है। तो आप यहाँ पर एक सवाल आ गया कि आप फॉरेन प्लेयर्स को एक तो लाते हो इस मार्केट प्लेस मॉडल के बेसिस पे, फिर ये कहते हो कि फॉल बैक
लाइबिलिटी है उसके बेसिस पे इनको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जबकि वो अपने खुद के प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे। तो ऐसे में तो मार्केट प्लेस मॉडल में जो प्रोडक्ट बेचने वाला है, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है, सेलर है, उसको केवल एक इंटरमीडिएट या एक प्लेटफॉर्म का काम प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, और कंज्यूमर परचेज किससे कर रहा है ओवरऑल देखा जाए तो सेलर से। तो ऐसे में आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की कैसे फॉल बैक लाइबिलिटी इंश्योर कर सकते हो? अगर हाँ इन्वेंट्री मॉडल पे ये काम करे तो आप कह सकते हो। तो ऐसे में इसमें एक डिस्क्रिमिनेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्वेंट्री मॉडल पे तो देखो, इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल के ऊपर तो देखो इंडिया के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लोकल जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है वो तो ऑपरेट कर सकते हैं, बट फॉरेन वाले जो हैं, बाहर से जो लोग आए हैं, जो कंपनी आई हैं, वो केवल मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करती हैं। तो आप उनकी कैसे जिम्मेदारी ठहरा सकते हो अगर कोई भी प्रोडक्ट अगर बेकार मिल जाता है किसी कंज्यूमर को? तो एक तो ये कमी बता रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, कंटेंशियस इश्यूज है जहां पर बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको करेक्ट करने की ज़रूरत है, जहां पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिना किए ये रूल्स रिलीज कर दिए हैं। जैसे कि इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बताए जा रहे हैं कि आप एक चीज़ बताओ कि ये जो नए रूल्स लाए गए हैं इनमें क्या कहा गया है कि आप अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म का मतलब जैसे कोई भी एक एग्जांपल ले लो, XYZ कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है, वो वहां पर अपने रिलेटेड पार्टीज के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। एक ये भी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। अब आप एक बात बताओ कि रिलेटेड पार्टीज के प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर हमने देख लिया कि हाँ जी उनका खुद का कोई इन्वेंट्री होगी नहीं, खुद का कोई प्रोडक्शन होगा नहीं, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करती है कि आप रिलेटेड पार्टी के प्रोडक्ट को ही नहीं सेल आउट करने दोगे जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो फ्लैश सेल्स होती हैं कि हाँ जी 2-2.5 घंटे के लिए कुछ ओपन हुआ एक उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि हाँ ये मोबाइल इतना रेट, इतना डिस्काउंट, इतने % रेट डिस्काउंट चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, तो वो फिर कंज्यूमर के खिलाफ जाती हुई बात दिखाई देती है। आप देखो कंज्यूमर क्या चाहता है, आप सेल्स की तरफ, आप जो भी सेल लगती है कहीं पे भी उसकी तरफ क्यों आप अट्रैक्ट होते हो? उसके पीछे वजह है कि हमें कहीं बहुत सारी वैरायटीज़ और कम से कम दाम में मिल जाए, तो वो वाली चीज़ होती है। तो ऐसे में आप रिलेटेड पार्टीज़ के प्रोडक्ट को सेल करने से रोक रहे हो, और दूसरा ये जो फ्लैश सेल्स हैं इनको भी आप रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे में बोल रहे आप कंपटीशन कहाँ लेकर के आ रहे हो? आप तो एक तरीके से केवल और केवल कंज्यूमर का नाम लेकर के, और जो ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोर्टार वाले जो रिटेलर्स हैं, या जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे किराने स्टोर के लोग हैं, बोले उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। साथ में एक सारा जो ये नेचर निकल के आ रहा है, नेचर का मतलब ये जो रूल्स हैं इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग इशू निकल के आ रहा है कि आप एक तरफ तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे कंपटीशन प्रमोट करना चाहते हो। देखना आप यहाँ पे कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, जिसका काम क्या है कि फेयर मार्केट फोर्स है वो काम करे, कोई भी अपनी जो है ना डोमिनेंस वाला जो मुद्दा है उसको वो यूज़ ना कर सके। पर दूसरी तरफ आप इस तरीके से प्लेटफॉर्म्स को एकदम सीज करते हो कि भाई आप यहाँ पर अपनी जो रिलेटेड पार्टीज़ हैं उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। तो ये चीज़ तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अगेंस्ट में जा रहा है कि आप एक प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक तरफ तो आप कहते हो कंपटीशन हो, कंपटीशन का मतलब होगा कि वहाँ पर अपने आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट आएंगे, फेयर प्राइसेस कंज्यूमर को ऑफर होगी, तो उसकी फ़ायदा कंज्यूमर को अल्टीमेटली मिलेगा। दूसरी तरफ आप वहीं पर जो प्लेयर्स फॉरेन से इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उन लोगों को आप ये कहते हो कि आप अपने रिलेटेड पार्टीज़ को प्रेफरेंस नहीं दे सकते हो, तो फिर वो कैसे कंपटीशन में अपने आप को 100% उतार पाएंगे? तो एक ये मुद्दा भी आ जाता है। फिर इसके अलावा आगे देखें, फिर ये बोला जा रहा है कि ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं इनको गुड्स को आइडेंटिफाई करवाना पड़ेगा, ये कह के कि भाई उस गुड का ओरिजिन कौन से कंट्री से हुआ है। अब एक तो आप आइडेंटिफाई कराना चाह रहे हो कंट्री के ओरिजिन से संबंधित, दूसरा कंज्यूमर जब परचेज करे तो उसको उसके ओरिजिन के हिसाब से देखेगा। पर आप एक चीज़ बताओ कि फेयर अपॉर्चुनिटी अगर कंज्यूमर को देना ही चाहते हो तो उस केस में जो डोमेस्टिक सेलर्स हैं उनको आप क्यों कंपटीशन में नहीं लेकर के आना चाहते इस कंट्री ऑफ ओरिजिन का नाम देकर के? जैसे इसमें एक मैं सिंपल सी बात बताऊं, जैसे कि हमने RCEP से हमने खुद को विड्रॉ किया, ठीक है, इसके पीछे वजह क्या बताई गई थी कि चाइना जो है वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स को आसियान कंट्रीज़ के थ्रू इंडिया के अंदर फ्लड कर देगा। तो ऐसे में बोला हम हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेम उसी पॉइंट से ये यहाँ पर आप लिंक कर सकते हो
कि जो भी प्रोडक्ट इन प्लेटफॉर्म्स पे बिक रहे हैं तो वहाँ पर कंट्री ऑफ ओरिजिन को अगर मेंशन कर दिया जाएगा कि हाँ चाइना से है, वियतनाम से है, यूएसए से है, तो एक वेल इन्फॉर्म्ड मैनर में फेयर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए यूज़र अपनी चॉइस क्रिएट कर पाएगा। बट सवाल यहाँ पर यह आता है कि आप इस तरीके से फॉरेन से आने वाले प्रोडक्ट को आप आइडेंटिफाई करवा करके क्या साबित करना चाहते हो कि इससे डोमेस्टिक गुड्स को आप प्रोटेक्शन देना चाहते हो नेशनलिज्म के नाम पे, या फिर आप ये देखो कि आपने एक तरफ तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चला रखा है और दूसरी तरफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी आपके पास में है। तो ये दोनों को अगर आप चला रहे हो तो इसमें आप इंश्योर क्या करना चाहते हो? मेक इन इंडिया का क्या पर्पज़ था कि जो फॉरेनर कंपनीज हैं वो जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट इंडिया में बेचना चाहती हैं या फिर जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करती है और इंडिया में भी वो सेल आउट कर रही हैं, तो ऐसे में मेक इन इंडिया में क्या होगा कि हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उन प्रोडक्ट से लर्न करें कि हाँ भाई हमें अगर कॉम्पिटिटिव रहना है तो खुद को इनोवेशन भी लाना पड़ेगा, अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो मेक इन इंडिया का मतलब तो यही है ना कि आप ग्लोबल सप्लाई चेन में भी कॉम्पिटिटिव बनो और डोमेस्टिक सप्लाई चेन में भी कॉम्पिटिटिव बनो। तो ऐसे में इंटरनेशनली जो प्रोडक्ट एक्सेप्टेबल हैं, जो बिक रहे हैं, उनको आप एंटर होने से क्यों रोक रहे हो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का नाम लेकर के? तो ये एक तरीके से आप जो कंपटीशन लाना चाहते हो वो कंपटीशन को ख़त्म कर देगा। तो ये चीज़ तो क्या क्लियर हो रही है कि नाम तो कंज्यूमर का हो रहा है पर एक्चुअल में प्रोटेक्शन किसकी हो रही है? ट्रेडिशनल जो हमारे सेलर्स हैं उनकी। तो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए ये कि आप मेक इन इंडिया का काम तो क्या कर रहे हो। मेक इन इंडिया का प्रोविज़न क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो भी क्वालिटी है गुड्स की, सर्विसेज की, उसी क्वालिटी के प्रोडक्ट इंडिया में भी प्रोड्यूस हों। तो ऐसे में अगर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन को अगर टैग कर दोगे और बाहर से आने वाले प्रोडक्ट्स को अगर प्रॉब्लम होने लग जाएगी तो क्या इंडिया वाले मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे? क्योंकि उनको फिर चैलेंज ही नहीं मिलेगा, और चैलेंज नहीं मिलेगा तो अपग्रेडेशन नहीं होगा, तो आप कहाँ से ग्लोबल सप्लाई चेन में कॉम्पिटिटिव बन पाओगे? एक ये मुद्दा यहाँ पर आ जाता है। फिर इसके अलावा कंज्यूमर डेटा के प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी एक मुद्दा है कि हाँ जी, इस ड्राफ्ट लॉ के अंदर कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजन किए जाएंगे। वजह क्या होती है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स कंज्यूमर का डेटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ड्राफ्ट रूल्स में क्या लिखा हुआ है? अवेलेबल एनी information pertaining to the consumer to any person other than the consumer without the express and affirmative consent of such consumer। मतलब बिना कंज्यूमर की कंसेंट के आप किसी के साथ में उस कंज्यूमर का डेटा शेयर नहीं कर सकते। ये प्रोविजन आप ला रहे हो। तो आप एक चीज़ बताओ, डेटा प्रोटेक्शन का काम भी आप ई कॉमर्स कंपनीज के लिए आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत लेकर के आते हो, और दूसरी तरफ आपके पार्लियामेंट में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑलरेडी वहाँ पर उलझा हुआ है। तो अगर ये दोनों बिल्स, दोनों एक्ट्स एक साथ काम करेंगे तो एक तरफ तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के तहत आप डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी स्टैब्लिश करोगे और दूसरी तरफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप डेटा प्रोटेक्शन का काम करोगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं? तो एक तरीके से ई कॉमर्स यूजर्स के डेटा को आप कैसे क्लासिफाई करोगे, कैसे यूज करोगे, उसके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज नहीं आने चाहिए। नहीं तो दो एंटिटी हो गई, एक तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत एंटिटी स्टैब्लिश हो जाएगी जो डेटा प्रोटेक्ट करने की बात करेगी, और रही सही में आपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर ये रेगुलेशन और डाल दिया जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डेटा को प्रोटेक्ट करेगी, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। सेम चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो आगे कि ये जो रूल्स हैं जो जिनमें ई कॉमर्स एंटिटीज़ को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि वो अपनी मार्केट डोमिनेंस का अब्यूज़ नहीं करेंगी। अब ये स्टेटमेंट भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए जो कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002 है ना, उसका सेक्शन 4 बोलता है सेम स्टेटमेंट कि भाई अपनी डोमिनेंट पोजीशन का कोई भी अब्यूज़ नहीं करेगा। तो ऐसे में आप बताओ कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा कि नहीं? जो भी अथॉरिटी आप स्टैब्लिश करोगे इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। मतलब दो इंस्टीट्यूशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे। जैसे कि अभी देखो कि एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके मार्केट को सेल आउट करने की बात की या उसके शेयर्स को सेल आउट करने की बात की जाती है, तो पता पड़ता है कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और फिर बाद में मुद्दा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाता है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेज भारती एयरटेल लिमिटेड केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के भी कई ऐसे ज्यूरिसडिक्शन है जहां पर खुद में कॉन्फ्लिक्ट है। तो एक क्लियर डिमार्केशन होने की ज़रूरत है। आप एक क्लियर लाइन खींचो ना, जिससे कि जो रिटेल लैंडस्केप है वहाँ पर सिंगल ब्रांड वर्सेस मल्टी ब्रांड का नाम ले हो, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का नाम लेते हो, डोमेस्टिक वर्सेस फॉरेन का नाम लेते हो,
तो ऐसे में बोल तो रहे हो कि हम कंज्यूमर्स का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बट रियल में जो वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ पावरफुल लोगों के, आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो। तो बात क्या आ रही है कि आप डिमार्केशन करो, लाइन खींचो, एक प्रॉपर एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि हाँ भाई इस डोमेन को कौन रेगुलेट करने वाला है, इस डोमेन को कौन रेगुलेट करने वाला है। करना आप कंज्यूमर के लिए चाहते हो, पर आपका टारगेट है फॉरेनर्स के ऊपर अटैक करना, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं हमारे लिए, फिर हमारी जो लिबरल इकोनॉमी है, जो ओपन इकोनॉमी है, उसके ऊपर सवाल उठाती है। रही सही में ऑनरशिप का मुद्दा लेकर के हमने कितनी बार देखा कि हाँ कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर कितना असर आता है कि रिलेटेड पार्टीज के प्रोडक्ट को आप अपने यहाँ पर बेच नहीं सकते हो, तो आप उसको ऑनरशिप वाला जो इशू है ना उसको क्लियर करो। तो ऐसे में पॉइंट बार बार एक ही आ रहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली फॉरेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को आप रोकने की कोशिश कर रहे हो, और इसके अगेंस्ट में आप ब्रिक एंड मोर्टार बेस्ड जो स्टोर्स हैं वो लगातार उनकी स्पेयर की बात कर रहे हो। बाकी कंज्यूमर के लिए तो देखो नुकसान की बात है, कारण कि जब तक अच्छे से कंपटीशन नहीं होगा तो क्वालिटी नहीं आएगी, और क्वालिटी नहीं आएगी तो कंज्यूमर चॉइस कैसे करेगा, साथ में कंपटीशन नहीं होगा तो आपको फेयर प्राइस का ऑप्शन कैसे मिलेगा कंज्यूमर्स को। तो ऐसे में ये रूल्स हैं, इनको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है, रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर नाम कंज्यूमर का है और एक्चुअल में प्रोटेक्शन हो रही है ब्रिक एंड मोर्टार बेस्ड इन जो किराने की स्टोर्स हैं इनका। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है प्लान विदाउट पीपल। इस आर्टिकल को लिखा है फहाद जुबेरी ने। देखो अभी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी एक ड्राफ्ट दिल्ली मास्टर प्लान 2040 रिलीज़ किया। ड्राफ्ट ये भी पिछले महीने की बात है। तो इसमें एक मास्टर प्लान इस तरीके से है कि जो ऑब्जेक्टिव्स मास्टर प्लान 2021 में डाले गए थे उन्हीं को और मतलब मोर और लेस रिपीट किया गया है। और ये जो मास्टर प्लान है ये अपने आप में मतलब आप देखो कि जब से ये गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जब से आया है उसके बाद में ये पहला है। इसका मतलब क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट जो आया था उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नमेंट बोला गया था, ना कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को। आप ये देखो, वैसे तो इसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, पर मुद्दा क्या रहा है कि यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट बोला गया है दिल्ली की बजाय कि इलेक्टेड। जबकि हमें पता है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में हम अगर रहते हैं तो वहाँ पर जो इलेक्टेड जो लोग हैं उनके हाथ में ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो इसमें क्या हो जाता है, एक डाइसेक्शन देखने को मिलता है कि एक तरफ तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से काम करे और दूसरी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू अपने काम करे। और ये जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है सीधी, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि लैंड वाला जो इशू है वो दिल्ली की सरकार के अंदर ना आकर के वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। तो ऐसे में दिल्ली में जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ना, वहाँ पर एक कह सकते हैं ना कि दोनों को साथ में कोलैबोरेशन देखने को मिले, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूटी की सरकार जो है उसके बीच में जो कि इलेक्टेड है और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो ऐसे में देखो कि अर्बन प्लानिंग की बात करें दिल्ली में तो ये सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा वहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर देखती है, ठीक है, और इसकी फंक्शनिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली के अंडर में देखी जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में ही इलेक्टेड सरकार जो है उनके अंडर में देखो जल बोर्ड है, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है। तो ये देखो कि एक तरफ तो सेंट्रलाइजेशन में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी काम कर रही है, तो ऊपर से प्लान किए जाते हैं, मतलब टॉप डाउन अप्रोच यहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। जबकि लोकल इश्यूज जैसे कि पानी की व्यवस्था देखनी है, डेवलपमेंटल इश्यूज को देखना है ग्राउंड लेवल पे, और साथ में अर्बन शेल्टर जैसे कि झुग्गी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए फैसिलिटेशन करना, ये सारी चीजें एक तरफ हैं। तो ऐसे में एक डोमेन ये हो गया, और ये तो हो गया बॉटम डोमेन, और अप डोमेन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो ऐसे में क्या हो गया कि जब हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं वो इसीलिए तो की जाती है ना कि वो आराम से अपने हिसाब से ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए फिर बाद में वहां पर डेवलपमेंट करें। इसीलिए तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। ऐसे में दिल्ली एक मेगा सिटी बनाने का जो इशू है वो लगातार इस इशू के ऊपर डाइल्यूजन ज्यादा देखने को मिलता है, मतलब इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं है। लोकल गवर्नेंस की बात करो या एग्जीक्यूशन की बात करो, ये तो देखो आ जाता है दिल्ली की सरकार के हाथ में, और जबकि वहां पर प्लानिंग कहां हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो टॉप डाउन अप्रोच आपको देखने को मिलेगी। देखो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की बात करें तो उनके बीच में रिलेशनशिप अटल बिहारी वाजपेयी जी और मनमोहन सिंह जी के भी टाइम पे बहुत ही अच्छी थी, जब शीला दीक्षित जो थी वहां की मुख्यमंत्री हुआ करती थी।
तो उस टाइम पे दिल्ली की चीफ मिनिस्टर हुआ करती थी शीला दीक्षित। रिजल्ट क्या निकला, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कोलैबोरेशन में काम किया और ग्लोबली अप्रिशिएटेड टॉप क्लास का एक मॉडल रिप्रेजेंट किया एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, दैट वाज दिल्ली मेट्रो। मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था उसमें दिल्ली के ट्रांसपोर्टेशन को बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज किया, बहुत ज़्यादा चेंजेस किए, ठीक है। इससे क्या हो गया, और साथ में दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उसको भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया, जिसमें फ्लाईओवर्स, रोड्स ये कंस्ट्रक्ट करना, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होना। बोले ये दोनों चीज़ें तब हो पाई जब कोलैबोरेशन में काम हुआ। अब देखो फ्रिक्शन शुरू हो जाता है जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आती है और सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की अभी चल रही है। अभी रिसेंटली देखो कि जब दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ठीक है, ये 2016 में अप्रूवल के लिए जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में जाने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इसको फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट को। अब आपको पता है प्रेसिडेंट किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई। तो ऐसे में आप देखो इस एक्ट को कोई अप्रूवल नहीं मिलता है और प्लान धरा का धरा रह गया। सिमिलरली आप देखो कि दिल्ली मास्टर प्लान 2021 आया था, वो भी इसी तरीके से क्या हो जाता है कि धराशायी हो जाता है। अब ये जो दिल्ली की सरकार को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ जी अब जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो तो सरकार रहेगी, ना कि दिल्ली की इलेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं वो मिलकर के जो सरकार बना रहे हैं वो सरकार नहीं है। कहने का मतलब स्टेट असेंबली के पास में जो डे टू डे मैटर्स को टैकल करने के लिए जो पावर्स होनी चाहिए वो पावर्स उनसे दूर कर ली गई। तो ऐसे में गवर्नमेंट को रीडिफाइन करने के चलते हैं अब सारा का सारा मुद्दा किसके हाथ में पहुंच गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। तो ये एक चीज़ क्या हो जाती है कि आप टॉप डाउन अप्रोच पे काम करने वाले हो, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करेगी और फिर इंप्लीमेंट कराने के लिए आप आगे काम करवाने की कोशिश करोगे। तो ऐसे में जो दिल्ली के सिटीजन्स की चॉइस है, जो कि उन्होंने सरकार इलेक्ट की, उन्होंने वोट दिया, उसके बाद में इलेक्शन हुआ है, तो उनकी चॉइस कहाँ पर मानी है आपने? फिर आपने यूटी को फिर यूटी ही बना करके रखना था, क्योंकि अगर इलेक्शन होते हैं वहाँ पर, वहाँ की विधानसभा चलती है, तो विधानसभा डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन इनके लिए ही तो होती है, पर आपने उसको बिल्कुल डिप्राइव कर रखा है, बिल्कुल सेपरेट कर दिया है। तो ये चीज़ बड़ी एक नुकसानदेह है कि आप कह सकते हो कि दिल्ली में डेवलपमेंट को रोकने वाली है। इसके अलावा जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991 में, तो उस टाइम पर आप देखोगे कि दिल्ली के लिए जो स्पेसिफिक स्टेट लिस्ट है ना, उसमें से लैंड को निकाल दिया गया था, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ऐसे में उस लैंड को इसलिए बोला कि इट इज ऑब्वियस दैट लैंड इज इंसिडेंटल टू मोस्ट इफ नॉट ऑल अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसीज। दैट मीन्स कि अगर वहां पर दिल्ली में कोई भी एक्टिविटीज होती है डेवलपमेंट की, उन सभी मुद्दों को छोड़ दो, चलो ठीक है कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है, पर ज्यादातर मुद्दों में तो डेवलपमेंट का नाम आता है, तो जमीन की जरूरत पड़ती है कि नहीं, और जमीन को स्टेट लिस्ट से निकाल करके अपने हाथों में पकड़ रखा है वहां पर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो जमीन की रेगुलेशन जब वहां पर नहीं रहेगी तो कैसे वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दिल्ली की सरकार कर पाएगी? तो अल्टीमेटली पावर किसकी हो गई? वही सेंट्रल गवर्नमेंट की। ऐसे में इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं राइटर के द्वारा कि जो आपने मास्टर प्लान 2041 अभी जो ड्राफ्ट रिलीज किया है, क्या वो वाकई में इंप्लीमेंट कर पाओगे आप? सवाल ये है। देखो टॉप डाउन अप्रोच की शुरुआत दिल्ली में हो जाती है 1947 में, जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट लाया जाता है यूनाइटेड किंगडम में। फिर यूनाइटेड किंगडम में आप देखोगे उसने खुद ने ये टॉप डाउन अप्रोच को खत्म कर दिया और ये बोला कि हाँ प्लानिंग हमेशा सिटीज में होनी चाहिए, एक ग्राउंड लेवल पे होनी चाहिए। फिर उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो अपर अथॉरिटीज हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, वो फिर उसके बाद में एक तरीके से वहां पर अलोकेशन करे फंड का, उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन हो। मतलब प्लानिंग कहां पर होनी चाहिए? ग्राउंड लेवल पे। ये चीज इन्होंने बताई है। एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है दर्शनी महादेविया। इन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि टॉप डाउन अप्रोच में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? जो भी वीकर सेक्शन होते हैं या लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं। जैसे कि अगर स्लम्स को अगर आप ठीक करना चाहते हो तो वहाँ पर जिन स्लम में रहने वाले स्लम ड्वेलर्स ने जिस गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है, वो ही गवर्नमेंट अगर उनके लिए प्लान नहीं बना पाएगी तो उनके लिए फिर फ़ायदे का काम कौन करेगा? ये बताओ। उन्होंने तो वोट इनको ही दिया है ना कि हाँ जी दिल्ली में सरकार किसकी चलेगी। तो ऐसे में जो मास्टर प्लान है उसमें अथॉरिटी और फोर्स ज़्यादा लगाया जा रहा है, बजाय कि रियलिटी में डिमांड क्या आ रही है। इकोनॉमिस्ट जैसे कि ईश्वर अहलूवालिया, इन्होंने भी ये कहा है
कि प्लानिंग के लिए एक फ्लेक्सिबल वे आपके पास में होना चाहिए जहां पर लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। जैसे कि हमने रूल ऑफ लॉ की बात भी की थी जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल आया था, उसमें भी क्या कहा था, पीपल्स पार्टिसिपेशन शुड बी एंश्योर्ड। तो ऐसे में क्या होगा, तब जाकर के लोग ये सोचेंगे कि यार कानून हमने ही बनाया है तो हमें तो मानना तो पड़ेगा। तो ये चीज़ हो जाती है कि आप लोकल लेवल पे प्लानिंग करो, गवर्नमेंट जो है वो केवल और केवल कानून का सहायता प्रोवाइड करे और एक ऐसा माहौल बनाओ एक कि जहाँ की आसानी से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बने कि जो भी पॉलिसी बनाई है लोकल लेवल पे प्लानिंग हो गई। अब उस प्लानिंग के लिए आपने कानून बना दिया, अब कानून को इंप्लीमेंट होने के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आपने बना दिया और साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन भी आप कंटिन्यूस बेसिस पे इंश्योर कर रहे हो, तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज आप आराम से इंश्योर कर सकते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच में गवर्नमेंट केवल और केवल क्या करेगी, एक डिक्टेटर की तरह काम करेगी। ठीक है, कुछ क्रूशियल प्रॉब्लम्स की बात करें जो कि दिल्ली की सिटी आज भी देख रही है, जिनमें कि अर्बन विलेजेस की बात करो, वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, फाइनेंशियल प्लानिंग या हाउसिंग क्राइसिस को आप देखो कि फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंस सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में रखती है, तो फिर लोकल्स के लिए काम अच्छे से नहीं होता। तो और पावर डिसेंट्रलाइजेशन के लिए भी हमने देखो एक आर्टिकल एक हिंदी में मैंने डिस्कशन किया था कि पावर डिसेंट्रलाइजेशन का कितना एक इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है आज कोविड के टाइम पे देखा जा सकता है। जहां जहां पर भी आप देखो कि एक्टिवली पंचायतों ने, ग्राम पंचायतों ने, ग्राम सभा ने, इन्होंने मिलकर के काम किया है, वहां वहां पर कोविड को रोकने में परेशानियां नहीं हो रही है। तो ऐसे में डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर ये होना ही चाहिए। टॉप डाउन की बजाय हमें अप मतलब बॉटम अप अप्रोच, जैसे कि नीति आयोग स्टैब्लिश किया गया, आपने क्यों प्लानिंग कमीशन को अबॉलिश किया अगर आप टॉप डाउन अप्रोच पे चलना था, तो ये भी एक है। तो ऐसे में दिल्ली मास्टर प्लान 2041 ये ट्रेडिशनली इलिबरल एनफ है, इसको लिबरल बनाओ, अथॉरिटेरियन मत बनाओ, आप इसको लोगों के साथ में कनेक्ट करके फिर आगे काम करो। ये जो आपने GNCTD एक्ट, इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट, जिसमें आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नमेंट बना दिया, उसको आप थोड़ा करेक्ट करो। नहीं तो जितने स्टेक होल्डर्स दिल्ली में रहते हैं, आप उनकी डिमांड्स को, आप उनकी नीड्स को इग्नोर कर रहे हो। ठीक है, तो वही चीज़ है। बाकी तो देखो टाइम बताएगा क्या होता है, बाकी राइटर के द्वारा तो ये चीज़ बताई जा रही है कि इंप्लीमेंटेशन में बड़ी इश्यू आने वाले हैं, चाहे टारगेट आप कितना ही कुछ अच्छा बना लो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नंबर नो प्रिवेसी थ्रेट। देखो यहां पर आर्टिकल है, ये आधार कार्ड के नंबर से संबंधित, आधार नंबर जिनको हम बोलते हैं। आर्टिकल को लिखा है RS शर्मा एंड अशोक पाल सिंह के द्वारा। देखो इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, ठीक है, जीन ड्रेस और व्योम अनिल के द्वारा, जो हमने डिस्कस भी किया था, समरी दी थी मैंने आपको कि एक लेडी जिसका आधार खो गया था, तो उसको आधार गेन करने में बड़ी परेशानियां हो रही थी। और इसके पीछे वजह क्या थी, ना तो उसके पास में ईमेल ID थी, ना कोई फ़ोन नंबर था, और जितनी भी सरकारी स्कीम्स चल रही थी उनका फ़ायदा उठाने के लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी था। तो बोलो उसको बहुत मुश्किलें आई। बट राइटर यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स निकाल के लेके आना चाह रहे हैं कि आधार नंबर को रिट्रीव करने के लिए आपने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास में ईमेल ID या फ़ोन नंबर नहीं था। तो पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाता है कि जब प्रिवेसी का पॉइंट आता है तो एक लॉबी है जो लगातार UIDAI के ऊपर दबाव बना करके रखती है कि पर्सनल डेटा को आप प्रोटेक्ट करके रखो, इसको कोई भी एक्सेस ना कर सके। तो ऐसे में एक इंडिविजुअल के बायोमेट्रिक जो भी हैं, जैसे कि आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, थंब प्रिंट हो गया, आपकी आँख जो आइरिस स्कैन हो गया, इनसे आपका आइडेंटिफिकेशन लेने का स्कोप बनता है। पर वहाँ पर जब हम बिलियन प्लस रेजिडेंट्स की बात करते हैं, इंडिया में 1.4 बिलियन के लगभग 1.3 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है। इतने लोगों के अगर आप डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो और उसमें केवल बायोमेट्रिक इशू पर बायोमेट्रिकली अंगूठा लगाए और आपका डेटा मिल जाए, तो वो चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है। और साथ में जो एक डेटा प्रिवेसी वाली बात आ जाती है, प्रोटेक्शन की बात आ जाती है, तो हमें एक लेयर और क्रिएट करनी पड़ती है। और उसके लिए ईमेल ID और फ़ोन नंबर रखा गया है कि आपके पास में ईमेल ID या फ़ोन नंबर दोनों में से कोई एक चीज़ है, प्लस आपका बायोमेट्रिक जो भी आपका इनपुट है वो मिल जाए, तो आपकी आधार इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रख करके फिर की गई है। इसके अलावा आधार नंबर के लिए ये बोला जाता है कि आधार नंबर आप पब्लिक में नहीं रख सकते हो। ठीक है, तो राइटर्स क्या बोलना चाह रहे हैं कि आधार का एक्ट में आधार नंबर के लिए क्या लिखा हुआ है, इट्स आधार नंबर शैल बी अ रैंडम नंबर। रैंडम नंबर का मतलब जैसे ही एंट्री की आपको नंबर अलोकेट हो जाएगा। अब वो आधार नंबर अलोकेट होने के बाद में
आप जैसे ही कोई फॉर्म भरते हो, जैसे यूपीएससी का फॉर्म भरो या कोई भी एग्जाम की फॉर्म फिलिंग करो, वहां पर आप डेफिनेटली भरते हो, आधार नंबर तो डालते ही हो, बाकी और डिटेल्स तो आपकी हैं ही वो फॉर्म में, पर आधार नंबर क्यों मांगे जाते हैं कि हाँ जी ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल की ये परमानेंट आईडी है, और जब ये आएगा इंटरव्यू के लिए, फाइनल जब सिलेक्शन होगा, तब हम इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे। समझ गए? तो ऐसे में रैंडम नंबर दिए जाते हैं, और इसके लिए इन नंबर्स के लिए सीधा सा कहा हुआ है कि ना तो ये सीक्रेट है ना कॉन्फिडेंशियल है। तो ऐसे में आधार नंबर अगर पब्लिक डोमेन में किसी के लिखे हुए मिले तो आप उस चीज़ को डेटा ब्रीच बिल्कुल कंसिडर मत करो, क्योंकि एक्ट में ये चीज़ बोली हुई भी नहीं है। और रही सही में आईआईटी कानपुर के एक स्कॉलर प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मनिंदर अग्रवाल, उन्होंने बोला कि मैंने मेरे आधार कार्ड नंबर के ऊपर, और मतलब एकदम ओपनली बिल्कुल पोर्टल के ऊपर शेयर किया हुआ है, उसके बावजूद अभी तक मेरा डेटा कहीं पे ब्रीच नहीं हुआ, मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैंने रिसर्च भी की है ये। तो पॉइंट क्या रहा है कि आधार नंबर जो है वो सिक्योर नहीं है, या मतलब उनके लिए सीक्रेसी की ज़रूरत नहीं है और कॉन्फिडेंशियलिटी की ज़रूरत है नहीं। तो ऐसे में एक तो आधार कार्ड के ऊपर 2 पॉइंट ये निकल के आ गए। एक पॉइंट तो आपको पता पड़ गया कि सीक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए जब तक आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के साथ में आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिटी एंट्री नहीं करोगे, तब तक आप अपनी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर सकते। तो यहाँ तो सीक्रेसी बन गई। ऊपर वाला जो प्रोविज़न है जिसमें आधार नंबर के लिए बोला है कि वो सीक्रेट नहीं है या फिर कॉन्फिडेंशियल नहीं है, वो इसलिए कि आपकी आइडेंटिटी के लिए, या फिर वो रैंडम नंबर है, आपको ही एलोकेट हुए हैं, अब वो रैंडम नंबर कैसे प्रोड्यूस हुए हैं उसको ब्रीच करना बोला आसान बात नहीं है। इसके अलावा आधार कार्ड खो जाए, ठीक है, तो उस केस में आधार दोबारा बन सके इसका स्कोप भी रखा हुआ है। वो कैसे कि आप देखो आधार किस पे आता है, पेपर पे प्रिंट आउट होकर के आता है, और आप किसी भी ई मित्र के ऊपर जाकर के आपके पास में जैसे ही ये ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या फिर बायोमेट्रिक है, तो जाकर के आप ये इनपुट जैसे ही दोगे तो आपका आधार कार्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाउनलोड कर लिया जाता है, फिर उसका प्रिंट आउट निकाल करके और कटिंग करके लैमिनेट करके आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर डुप्लीकेसी, ओरिजिनलिटी, इसका भी इशू नहीं है। तो ये चीज़ तो आधार एक्ट के सेक्शन 29 क्लॉज 4 में दिया हुआ है कि आधार अगर खो जाए आधार कार्ड, तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए सरकार ने प्लास्टिक की बजाय आधार कार्ड को पेपर में रिलीज़ किया है। तो पॉइंट क्या रहा है कि आधार नंबर देखो, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए कोई प्रोविज़न नहीं है, ना कोई रिस्क है इसमें, ठीक है, रिसर्च बताती है ये चीज़। और साथ में आधार को रिट्रीव करने के लिए आपको जो इनपुट देना है वो आपको पता ही है। तो ऐसे में कोई सेंसिटिविटी नहीं है आधार नंबर अगर कहीं पे कोई शेयर करे तो। इसके बाद में आरटीआई का सेक्शन 4B वो ऑब्लिगेट करता है पब्लिक अथॉरिटीज़ को कि वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में शेयर करे। अगर कोई भी आरटीआई के तहत सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहा है, मान लो कोई यूज़र है ए, वो जाता है और बोलता है कि भाई मेरे को फला फला करके ये इंफॉर्मेशन दो आपके डिपार्टमेंट की, तो उस यूज़र का डिटेल तो लिया ही जाएगा ना कि हाँ जी इसका नाम क्या है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस क्या है, आधार नंबर क्या है, वो सारी डिटेल ली जाएगी। अब अगर वो बंदा इंडिविजुअल एक सरकारी दफ्तर में जाकर के पूरी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है, तो एक्सेस करने के टाइम पे उसकी खुद की भी तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी जरूरी है। तो ऐसे में आरटीआई एक्ट का सेक्शन 4B क्या कहता है कि उस इंडिविजुअल की जो इंफॉर्मेशन है, आइडेंटिटी है, उससे संबंधित मेन कंटेंट जो है वो आप पब्लिक में शेयर करोगे। उससे क्या होगा कि एक ट्रांसपेरेंट मैनर में पता पड़ेगा कि इंफॉर्मेशन लेके कौन गया है। तब मान लो कि वो इंडिविजुअल उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज़ कर ले, तो कम से कम पकड़ा तो जा सके उसको कि भाई इसने गड़बड़ की है, या फिर पब्लिक को पता तो पड़े कि कोई भी इंडिविजुअल क्या आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहा है। आरटीआई इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी। तो जब आप डेटा एक्सेस करने में ट्रांसपेरेंसी चाहते हो, तो एक्सेस क्यों किया और किसने किया, उसके नाम को भी डिस्क्लोज करने में ट्रांसपेरेंसी आती है। तो ऐसे में वहां पर जो आधार नंबर है ना, वो डिस्प्ले किए जाते हैं आरटीआई एक्ट के इस सेक्शन 4B में। तो बोलो वहां तक अभी तक किसी को कोई इशू नहीं है, कोई डेटा ब्रीच का कोई इशू नहीं है। और अगर कोई बोल रहा है तो वो झूठ बोल रहा है, बोले ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसके पीछे इनका खुद का आर्ग्यूमेंट है कि मनिंदर अग्रवाल कानपुर आईआईटी के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने वल्नरेबल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आधार नंबर डाले, उसके बावजूद उनको कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुई। ये उनकी खुद की रिसर्च भी है। तो ऐसे में देखो UIDAI वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आधार को एक्सेप्ट कर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एक्सेप्ट करें UIDAI को, इसके लिए कोशिशें की जा रही है। तो आधार नंबर को सीक्रेट नहीं रखा गया है, ना ही कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। और साथ में इसी आर्टिकल में लिखने वाले जो को ऑथर हैं, उन्होंने भी बोला
हाँ, बेसिकली इन्होंने बोला कि मेरा आधार नंबर पब्लिक डोमेन में, मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, ना तो उस आधार नंबर का यूज करके कोई मेरी आईडी को रिट्रीव कर पाया, ना पासवर्ड को रिट्रीव कर पाया, तो ऐसे में ये तो रैंडम नंबर है, कोई रिस्क नहीं है। पर हाँ, जो रीना का केस था, उस केस में उनको आधार को रिट्रीव करने में प्रॉब्लम आई थी ना, वो मुश्किलें करेक्ट होनी जरूरी है। मतलब प्रिवेसी का नाम लेकर के, एक्सेसिबिलिटी में जो लेयरिंग बनाई हुई है, उन लेयर का नाम लेकर के आप आधार कार्ड को बिल्कुल डिस्कार्ड करो कि ये भी आइडेंटिटी हो सकती है क्या कोई, जिसमें लोगों को वेलफेयर की स्कीम से वो नहीं मिल पाती है। पर 1 बिलियन से ज़्यादा लोगों को अगर आप वेलफेयर स्कीम्स इंश्योर करना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कुछ ना कुछ तो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर मैं सारे के सारे राइटर्स के बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि डेमोग्राफिक डेटा हो, वो अगर आपके पास में अवेलेबल है कि हाँ जी कितनी पॉपुलेशन है पर्टिकुलर रीजन की, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर क्या है, आईडी क्या है, वो सारी चीज़ें आप एंट्री करते हो जब भी आधार बनता है। बट जब एक गरीब परिवार, वल्नरेबल सेक्शन या वीकर सेक्शन के लोग जब एक्सेस करते हैं, जिनके पास में फ़ोन नंबर नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, केवल उनके पास में अंगूठा या अंगुलियों के प्रिंट्स हैं, जिनको हम बायोमेट्रिक मार्क बोल रहे हैं, वो है, तो उसके बेसिस पे कोई स्कोप क्रिएट करने की ज़रूरत है, ऑप्शंस हमें अवेल कराने की ज़रूरत है। यूआईडीएआई को ये इस पे अर्जेंटली काम करने की ज़रूरत है, नहीं तो पता नहीं कितनी रीना इस तरीके से परेशान हो रही है कि आधार कार्ड खो गया, वो रिट्रीव नहीं हो रहा, इसकी वजह से वो वेलफेयर स्कीम्स का फ़ायदा नहीं उठा पा रही हैं। ठीक है, तो ऐसे में देखो, आधार कार्ड को हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट समझना चाहिए जो कि लोगों को एम्पावर करता है, चाहे वो कोई से भी डोमेन में हो, और उनकी जो भी अधिकार हैं उनको रियलाइज़ करने में उनकी सहायता करता है। आज देखो डिजिटल वर्ल्ड पे हर काम डिजिटली हो रहा है, तो ऐसे में आधार कार्ड का जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है, हम इसको बिल्कुल डिस्कार्ड नहीं कर सकते। बट हाँ, जो कमियां हैं उनको हमें करेक्ट करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट आर्टिकल है द रिटर्न ऑफ ए बोगी। इस आर्टिकल को एस.वाई. कुरैशी जी ने लिखा है कि असम और यूपी में देखो दोनों जगहों पे कानून लाए गए हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। देखो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत यहाँ पर इंडिया में कोई पहली बार नहीं महसूस की गई है। 1952 में इंडिया ने नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अडॉप्ट कर लिया था, नंबर 1। इसके अलावा नेशनल पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन पॉलिसी, ये 50 सालों से लगातार चलती आ रही है। और लेटेस्ट पॉलिसी की बात करें तो आप एनसीईआरटीज में पढ़ते ही हो कि हमारे यहाँ पर जो पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है वो कंटिन्यू चल रही है। रिजल्ट क्या निकला 2000 का पॉपुलेशन पॉलिसी बनाने के बाद में कि 29 स्टेट्स में से 24 ने टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 तक अचीव कर लिया। दैट मीन्स रिप्लेसमेंट तक, कि हाँ माँ बाप अगर माइनस होते हैं दुनिया से तो बच्चे उनको रिप्लेस कर लेंगे, छोड़ के केवल बीमारू स्टेट्स को। आजकल तो चलो बीमारू स्टेट मत बोलो, इनको एडवांसमेंट में आ गए हैं कुछ स्टेट, जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो अब वो बीमारू कैटेगरी में ज़्यादा नहीं रहा है, बीमारू में आ जाते हैं। देखो बिहार आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, राजस्थान आ जाता है। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको बीमारू बोला जाता था। ठीक है, आजकल तो जो कंपटीशन के चलते सब लोग आगे आ रहे हैं, अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बोले केवल बीमारू स्टेट्स को छोड़ दो, बाकी हर एक स्टेट के अंदर अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो अगर आप कॉर्सिव कदम उठाओगे, कोई भी आप लोगों के ऊपर दबाव बनाओगे, इश्यूज यहाँ पे निकाल के क्या ला रहा है राइटर कि गड़बड़ क्या है इन पॉलिसीज में जो अभी लेटेस्ट जो असम में और यूपी में रिलीज की गई है। एक तो ये कि अगर आप फोर्सफुली किसी पे काम करवाओगे ना तो उसके रेपरकशंस आपको लॉन्ग टर्म में झेलने पड़ेंगे। जैसे कि इमरजेंसी टाइम पे 1975-77 के टाइम पे फोर्सफुली स्टरलाइजेशन किया गया था, दैट मीन्स नसबंदी की गई थी, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सेकेंडली 2 चाइल्ड नॉर्म जो है वो पहले दूसरे स्टेट्स में भी रिलीज किए गए हैं, पर उनके रिजल्ट क्या रहे हैं, डिजास्ट्रस रहे हैं। और चाइना का आप खुद देख लो ना कि चाइना में आज कितनी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। इसके अलावा इंडिया में जहाँ जहाँ पर भी 2 चाइल्ड नॉर्म्स रिलीज़ किए गए ना, जैसे कि जिनके पास में 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो लोकल इलेक्शंस वो नहीं लड़ पाएंगे, तो उन्होंने अपनी वाइफ्स को तलाक दे दी, ये कह के, ये सोच के कि हाँ मेरी वाइफ के हम रिलेशन तो कंटिन्यू रखेंगे, बोले 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हमारे, चलो डाइवोर्स ले लेते हैं, हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, अब चुनाव लड़ लेंगे। ठीक है, तो ऐसे में एक तो ये मुद्दा। दूसरा, जब 2 बच्चे अगर होंगे तो उस 2 चाइल्ड पॉलिसी का कॉन्सेप्ट ही है, 1 चाइल्ड पॉलिसी होती तो और भी ज़्यादा ग्रेवर सिचुएशन हो जाती है। 2 चाइल्ड पॉलिसी में फिर क्या होती है, सन प्रेफरेंस, बस बेटे की लालसा के अंदर बेटियों को मरवा दिया जाता है पेट के अंदर ही। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो इंडिया में 1991 में 945 हुआ करता था, वो घट करके 2011 में 918 हो गया। सेम चीज आप देखो कि असम के अंदर भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के लिए केवल और केवल मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो राइटर यहां पर बोल रहे हैं कि जहां जहां पर भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है,
लिटरेसी रेट अच्छी खासी है, और जहाँ पर फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी कॉन्ट्रासेप्शन की जो अप्रोचेज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर अवेलेबल है, वहाँ वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी में टोटल फर्टिलिटी रेट बहुत कंट्रोल में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो राइटर घूम घूम के जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वो यही कि अगर आपको टोटल फर्टिलिटी रेट को अगर अंडर कंट्रोल लेकर के आना है तो एक तो फोर्सफुल मेजर्स मत लो। नहीं तो चाइना ने क्या किया था 1980s 90s के टाइम पे वन चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी थी, और रिजल्ट क्या हुआ, चाइना की पॉपुलेशन में आज 70% बूढ़े हैं, 30% ही जवान है जिनके ऊपर सारा वजन है पूरे देश का। ठीक है, तो ऐसे में वहां पर जो डेमोग्राफी है उसमें एक बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है जो कि कंड्यूसिव नहीं है लॉन्ग टर्म में। दूसरी चीज वहां पर क्या हो रही है कि जो सन प्रेफरेंस के चलते वहां पर सेक्स रेशियो में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया। तीसरी चीज ये बताई जा रही है कि चाइना के अंदर अब जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखी जाए, जो TFR है वो 1.3 आ गया। तो ऐसे में चाइना ने 2016 में तो क्या किया था, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2021 के अंदर क्या कर दिया, 3 चाइल्ड पॉलिसी। उसके बावजूद वहां पर कोई आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है। तो देखो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से 22 स्टेट्स में जब सर्वे किया गया ना, तो पता पड़ा कि उन 22 स्टेट्स में मुस्लिम्स के यहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में रहने वाले हिंदू से कम थी। तो पॉइंट क्या जाता है, बार बार वही चीज आ रही है, एक ही चीज, वो है एक ट्रिपल हैंडीकैप को हमें ठीक करना पड़ेगा, जो कि लो लिटरेसी रेट है, उसको करेक्ट करो। नंबर 2 एक्सट्रीम पुअर्टी है, उसके लिए करेक्शन के लिए काम करो। और नंबर 3 पुअर एक्सेस फॉर फैमिली प्लानिंग। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप बोलते हो पर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर लोग यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए देखो, चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, उनको तो देखो अप्रिशिएट कर रहे हैं राइटर कि इन्होंने ये प्रोविजंस भी रखे हैं कि हाँ जी, हमें साक्षरता बढ़ानी है, गरीबी हटानी है, और फैमिली प्लानिंग के लिए जो कॉन्ट्रासेप्शन की फैसिलिटीज हैं वो अवेल करानी है। बट यूपी में ये चीज मिसिंग है, उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये चीज बताई जा रही है इस पूरे आर्टिकल में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ये असम वाला ही लॉ है, बीफ वाला। इसमें देखो, असम में कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 अभी कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। तो उसमें आइडिया कुछ ऐसा है कि 1950 का जो एक्ट है उसको रिप्लेस करेगा ये एक्ट। अब इसमें कुछ रिलीजियस एंगल्स डाल दिए गए हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कि आप कुछ कम्युनिटीज को आइडेंटिटी टारगेट कर रहे हो, और जिससे क्या हो रहा है कि जो हार्मनी में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में एक मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, केवल और केवल वोट बैंक को देख करके। ठीक है, अभी चुनावी माहौल बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे में एक तरफ तो यूपी की बात करो और दूसरी तरफ आप बात करो असम की। असम में इलेक्शन होकर के अभी सरकार बनी ही है, और दूसरी तरफ आप देखोगे यूपी में अभी चुनाव होने वाले हैं। तो दोनों तरफ जो है कोशिशें ये हैं कि कैसे वोट बैंक को इंक्रीज किया जाए। तो बात क्या है कि एक तो प्रोविजन क्या है इस कैटल वाले बिल में असम में, कि कोई भी अगर टेम्पल प्रीमाइजेज हैं उनमें 5 किलोमीटर की रेडियस के अंदर कोई भी कुछ भी स्लॉटर हाउस या फिर कैटल्स की ट्रेड कुछ भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ क्या हो जाती है, वहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट में जो कल्चरल इश्यूज हैं उनके ऊपर भी अटैक माना जा रहा है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में, असम को छोड़ दो, असम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बीफ कंज्यूम करते हैं, वहाँ की कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ही माना जाता है। जैसे कि मेघालय की बात करो, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर बीफ या मीट की सप्लाई जो है वो असम से ही होती है। अब असम में ही अगर कैटल ट्रेड को अगर डिसरप्ट कर दिया गया, तो ऐसे में यहां पर जो बीफ सप्लाई है या फिर जो भी इनकी मीट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो इन स्टेट्स ने तो देखो, जैसे ही ये अभी कानून लाने की बात की गई है ना, ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया है। तो एक बैलेंस बनाने की जरूरत है, रिकंसिडर करने की जरूरत है। आप जो कहते हैं ना कि जो भी कल्चरल सोशो कल्चरल इश्यूज हैं उनको भी ध्यान में रखो। और आज के टाइम पे देखो, जमाना बदल गया है। आज जिस तरीके के कानून लाए जा रहे हैं, बोले ये 19th सेंचुरी की इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जहां पर ये रखा जाता था कि हाँ, हमें कैटल्स के ऊपर रिलाई करना है। पर आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर दिया है कि आज एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में आप मैकेनाइजेशन यूज़ करते हो, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर लेते हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का यूज़ करके आप चाहो उस तरीके के एनिमल्स के रिप्रोडक्शन करा सकते हो। तो ये चीज़ें क्या कर रही हैं कि आपको एक अपर हैंड प्रोवाइड कर रही हैं इस तरीके के कानूनों को रिपील करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि आपको थोड़ा लिबरल ओपन वे में सोचने की ज़रूरत है। कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर रह रही हैं उनके लिए सेंसिबिलिटी रखो कम से कम। ठीक है, नहीं तो वहाँ के लोगों में फिर बाद में प्रॉब्लम आने लग जाएगी, आप एक कम्युनिटी को इम्पोज करने की कोशिश करोगे दूसरों के ऊपर। तो ठीक है,
लास्ट आर्टिकल में मिताली सेठी ने यह बताया है कि वैक्सीनेशन के लिए हमने 3 pronged स्ट्रेटेजी अपनाई। IEC, इंफॉर्मेशन स्प्रेड किया, ठीक है, एजुकेशन स्प्रेड की, और कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल है मेलघाट महाराष्ट्र का। तो कम्युनिटी में कैसे हमने काम किया वो सारी चीज़ें बताई हुई है। इस आर्टिकल को एक बार आप खुद से रीड आउट कर लेना, ठीक है। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है, अच्छा आर्टिकल है, पर है चीज़ें वही जो आपने कहीं ना कहीं सुन ली होगी, ठीक है। तो इस डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।